हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जो वो तुम्हें मतलब सारे आते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर यहाँ तक हम पहुंचे तो कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं। अब मेन चीज जो जेई एडवांस के लिए अपने को करना होता है वो क्या होता है कि उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम अप्लाई करें, क्वेश्चन को देख के कैसे अपने माइंड सेट में क्वेश्चन को देखते ही कैसे पता चले कि इस क्वेश्चन को इस वे से अपने को करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पहले देखो, स्टार्टिंग में मैं कुछ एक जेई एडवांस के क्वेश्चंस ले रहा हूं जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं। उनका वे हम पता करेंगे कि यार ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो इसमें राइट अप्रोच जो हो वो क्या होनी चाहिए थी। उसके बाद में बच्चों कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस मैं भी तुम्हारे साथ यहां से भी डिस्कस करूंगा जो कि जेई एडवांस में नहीं आए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेई एडवांस 2013 में पूछा गया था। तो देखो यहां पे बोला गया कि लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बार लाइज ऑन द सर्कल एंड दिस। तो देखो जब भी अगर बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो यार ये जो इतनी बड़ी सी इक्वेशन लिखी है, पहले इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट तो करके देखो। तो देखो क्लियरली अपने को यहां से आइडिया लग रहा है कि सबसे पहला जो अपना काम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि इसको हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। तो बच्चों इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एक सर्कल है जिसका सेंटर है क्या, x0, y0 और उसकी रेडियस है r। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z माइनस z0 इज इक्वल्स टू r। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां सिमिलर वे में ये भी एक सर्कल है जिसका बच्चों अपने पास में सेंटर जो वो क्या है, अगेन x0, y0 और x0, y0 को इसने क्या बोला है, z0 इज इक्वल्स टू, इसकी रेडियस जो वो कितनी है, 2r। ठीक है, ये दोनों सर्कल। अब इसने बोला है कि अल्फा जो वो फर्स्ट वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका और इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, सेंटर तो फिक्स होगा, वेरिएबल था यहां पे z। तो ये लीजिए अल्फा माइनस z0 इज इक्वल्स टू r, और यहां से बच्चों इस वाले सर्कल पे कौन लाई कर रहा है, 1 अपॉन अल्फा बार माइनस z0 इज इक्वल्स टू 2r। क्लियर फंडा। अब चलिए आगे एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, z0 और r में एक रिलेशन अपने को गिवन है और यहां से क्या फाइंड करना है, मोड अल्फा। अब देखो कभी भी जब बच्चों तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और इस टाइप की इक्वेशन आ रही है, तो मोड को हटाने का जो वे होता है वो क्या होता है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। यहां पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। अब स्क्वायरिंग का फायदा क्या होता है, अब बच्चों हम यहां पे मोड z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार जो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से ये सारी चीजें जो ओपन हो जाएंगी, सेम यही चीज बच्चों क्या करनी है इस इक्वेशन से। तो अब ये जो दोनों इक्वेशन है वो देखो उसमें अननोन क्या क्या है। यहां से जैसे z0 आएगा, अल्फा आएगा, r आएगा, यहां से z0 आएगा, अल्फा आएगा एंड r आएगा। तो पहले तो z0 और r की इस रिलेशन से दोनों जगह से एक z0 या फिर r किसी एक को बच्चों क्या करना पड़ेगा, अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और वो एलिमिनेट करने के बाद में बच्चों अपने आप तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर मॉडुलस ऑफ अल्फा। क्लियर। तो ये देखो अप्रोच अपने पास में यहां पे इस क्वेश्चन में क्या रही कि जो भी एक्स्ट्रा टर्म थी z0 और r, उनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना। क्लियर। चलिए फिर देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछे जा चुके हैं 2-3 बार। इस टाइप के 2 बार तो पैराग्राफ ही पूछा जा चुका है जेईई एडवांस में, और एक बार बच्चों एक नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा। तो इनकी देखो अप्रोच क्या होती है। सबसे पहले यहां पे जो भी तुम्हें ये यहां पे लोकस गिवन होंगे, इनको तुम ट्राई करो कि यहां से इसको x और y की फॉर्म में लेके आ सको। क्यों? क्योंकि अपने को देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है कि ज्योमेट्रिकली हम उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाए, यस और नो। अब जैसे यहां से ये तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि मोड z इज लेस देन 4 लिखा है, तो जैसे ही मोड z इक्वल टू 4 क्या होता है, एक सर्कल। तो ये क्या है, एक सर्कल का अंदर वाला पार्ट है। तो S1 को तो रिप्रेजेंट करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। S1 तो मैंने ये डायरेक्टली यहां पे रिप्रेजेंट, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए अब देखो एक ये यहां पे S3 को पहले देख लो, इसने क्या बोला है, रियल पार्ट ऑफ z। अरे z को कुछ भी मान लो, x प्लस आयोटा y, इसका रियल पार्ट कौन है, x है। और वो x जो वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो इसने बोला था कि सर्कल के अंदर वाला पार्ट लेना है, ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 तो ये इस साइड है ना अपने पास में,
तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि S1 और S3 जो है उनका कॉमन एरिया कौन सा है, तो कॉमन एरिया बच्चों ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट है। अब S2 में देखो थोड़ी रामायण जैसी कुछ लिखी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे बच्चों, Z जो है उसको x प्लस आयोटा y से सब्स्टिट्यूट करके, अरे यस और नो, तो यहां से एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट इसने बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर x और y में इस इक्वेशन को तुम फाइंड कर लोगे तो वहां से x y में एक रिलेशन आ गया, यानी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी या कुछ और बनेगा, वो डिपेंड करता है कि इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्या आता है। वहां से इस लाइन को तुम ड्रॉ कर लो और एक बार बच्चों तीनों चीजें एक साथ अगर तुमने डायग्राम में दिखा दी तो उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ खास नहीं बचता। क्लियर है फंडा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये देखो इसी इक्वेशन के 3 पैराग्राफ, अब तो सारी चीजें आ जाएंगी ना जब कॉमन पार्ट अगर हम निकाल पा रहे हैं। ये देखो एक जेईई एडवांस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पे देखो एक्चुअली क्या होता है कि लैंग्वेज वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी करके देता है कि अपन वहीं से सोचने लग जाते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अरे यार एक बार क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, समझो तो सही। देखो जैसे STR ये 3 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोले गए। L बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी बेसिकली Z जो है उसकी वैल्यू को L से इसने रिप्रेजेंट किया। ऑफ द इक्वेशन दिस, ये एक इक्वेशन बच्चों अपने पास में गिवन है, इसके सॉल्यूशन जो है वो Z, उसको इसने क्या बोला L। चलिए तो ये देखो इक्वेशन लिखी हुई थी अपने पास में SZ प्लस TZ बार प्लस R इज इक्वल टू 0। अब देखो क्लियरली तुम्हें क्या दिख रहा है कि अभी तो एक इक्वेशन जो इसमें इतने सारे अननोन हो गए और Z बार इसमें दोनों आ रहे हैं, तो अपनी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि Z और Z बार में से एक को किसी को एलिमिनेट करें। अब देखो STR यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते तो अब तो हम डायरेक्टली क्या करते, Z को x प्लस आयोटा वाई रखते, Z बार को x माइनस आयोटा वाई रखते और क्या बोल देते, रियल पार्ट जो वो भी 0 के इक्वल आना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी 0 के इक्वल। बट यहां पे अगर Z बार अपने को Z बार या Z में से कोई एक अगर एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले बच्चों इसका पूरी का कॉन्जुगेट ले लो, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसका कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो देखो क्या आएगा, S बार Z बार प्लस T बार, Z बार का फिर से बार लोगे तो Z प्लस R बार इज इक्वल टू 0। अब सपोज Z और Z बार में से कोई भी एलिमिनेट कर दो, तो सपोज Z बार को हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो बच्चों एक टर्म Z बार इसमें यहां आ रही है, इसमें यहां, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इसको जो इक्वेशन 1 है इसको S बार से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको T से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को माइनस कर दो, तो Z बार वाली टर्म अपने आप ही गायब। क्लियर। चलिए देखो फर्स्ट को S बार से मल्टीप्लाई किया तो S इंटू S बार क्या होता है, मॉड S स्क्वायर Z, और ऑब्वियस सी बात है कि ये तो दोनों टर्म कैंसिल आउट। आगे क्या आएगा अपने पास, S बार इंटू R इज इक्वल टू 0, नीचे वाली को T से मल्टीप्लाई, ये तो खत्म Z बार वाली, ये बच्चों क्या बन गया T स्क्वायर Z प्लस T R बार इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को बच्चों माइनस कर दो तो ये आ रहा है Z इंटू मोड S स्क्वायर माइनस मोड T स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उस साइड जाएगा तो ये अपने पास में क्या बन गया T R बार माइनस R S बार। तो देखो फाइनली Z अपने को जो फाइंड करना था वो क्या आ गया, T R बार माइनस R S बार डिवाइडेड बाई मॉड S स्क्वायर माइनस मॉड T स्क्वायर। क्लियर। अब इतना सोल्व करने के बाद में तो ऑप्शंस को चेक करना होता है। फर्स्ट इसने बोला है इफ L हैज एग्जैक्टली, L का मतलब क्या है, Z के नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो L हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट देन मोड S इज नॉट इक्वल टू मॉड T। बिल्कुल सही बोला, अगर मोड S इक्वल टू मॉड T हो गया तो दो, अब देखो दोनों कंडीशंस तुम लेके चलो यहां पे। पहली चीज, अगर मोड S इज नॉट इक्वल टू मॉड T है तो बच्चों हमेशा इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक ही एलिमेंट अपने को मिलेगा। अब अगर मान लो कि मोड S हो मॉड T हो जाए तब इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तब बच्चों हम कुछ कह नहीं सकते, तब ये न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा। अगर ये इक्वल है और न्यूमरेटर 0 है तब तो 0 बाई 0 से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बट अगर मान लो कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 हो गया, तो उस केस में बच्चों कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगला, इफ S इक्वल्स टू T देन L हैज इनफाइनाइट, ये भी गलत है। इसने बोल दिया कि डिनोमिनेटर तो 0 हो गया बट न्यूमरेटर के बारे में तो इसने सोचा ही नहीं, तो ऑप्शन गलत। अगला,
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल, एल का मतलब ये इंटरसेक्शन, ये क्या है, यहां पे एक सर्कल है, इज एट मोस्ट 2। अब समझना मेरी बात को, अगर बच्चों इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल गए तो ये वैसे रिप्रेजेंट तो किसको कर रहा है, अरे एक लाइन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये, यस और नो। तो एक लाइन और एक सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट, इफ L हैज मोर देन 1 एलिमेंट देन, ये भी सही बात है, या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्लियरली दिख रहा है, या तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, अगर एक से ज्यादा हो गए तो फिर तो कितने होंगे, इनफाइनाइट, तो ये ऑप्शन भी ट्रू और ये ऑप्शन भी ट्रू। क्लियर तो समझ में आ रहा है कि कैसे हम अप्रोच कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना बच्चों, ये भी जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया है। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा होता है, बट अगर बच्चों तुम उसको सोल्व करते जाते हो तो काफी आसान वो बन जाता है। देखना ध्यान से, S be the set of all complex number। अब ये पता होना चाहिए ना यार तुम्हें कि ये क्या है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,-1, जिसकी रेडियाई है √5, यानी x-2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। क्लियरली दिख रहा है कहां से पास हो रहा है एक सर्कल, ओरिजिन से पास हो रहा है बच्चों, ओरिजिन से पास हो रहा है एक इस टाइप का सर्कल, ठीक है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अब आगे देखो, इसने बोला है कि Z0 S इस पे लाई करने वाला सर्कल का, ये या तो इस सर्कल पे लाई करेगा Z, या इससे बाहर लाई करेगा, या तो सर्कल पे या इससे बाहर। अब अगली चीज को रीड करो, कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 इज सच दैट दिस इज मैक्सिमम। अरे यार ये मैक्सिमम है तो मॉड Z0 - 1 जो वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और Z0 क्या है ये भी इसने बोला है, Z0 अपने पास में इसका सॉल्यूशन है बच्चों, यानी Z0 - 1 मिनिमम का मतलब क्या है कि Z0 की 1,0 से 1,0 से जो डिस्टेंस है, सेंटर कितना था 2,-1, तो 1 Z एक ऐसी जगह पे अपने को पॉइंट लेना है जिसकी 1,0 से डिस्टेंस मिनिमम हो, साथ ही साथ में सर्कल पे लाई करे या सर्कल के बाहर। तो ऑब्वियस सी बात है कहां पे लाई करेगा बच्चों, जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है, सेंटर से पास होने वाली लाइन है उसी के आगे यहां पे अपने पास में लाई करेगा, ये पॉइंट आएगा बच्चों Z0। क्लियर है क्या फंडा। अब चलिए यहां पे चलिए, देखो कोई ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो बहुत लेंथी होते हैं कैलकुलेटिव, ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचना होता है। ये क्या लिखा हुआ है 4 - ये आ रहा है बच्चों Z0 + Z0 बार, Z0 यही पॉइंट है अपने पास में, ये क्या आ रहा है Z0 - Z0 बार प्लस 2 आयोटा। बच्चों Z0 x + आयोटा y मान ले तो ये x - आयोटा y, तो ऊपर आ गया देखो 4 - 2x, इसका आर्ग्यूमेंट अपने को फाइंड करना है, अपॉन ये क्या आ रहा है x + आयोटा y -x - आयोटा y, यानी 2 आयोटा y, और यहां पे भी देखो तो 2 आयोटा कॉमन लिया तो ये लीजिए 1 + इसको बच्चों अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आयोटा से, तो आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 2x - 4, और आयोटा ये लीजिए आयोटा ऊपर है ना, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो नीचे माइनस आयोटा -1 बनेगा ना, तो इसलिए 2x - 4 हो गया, डिवाइड बाई 2 × 1 + y। अब ये तो मेरे को क्लियरली दिख गया कि ये प्योरली क्या है, प्योरली इमेजनरी है, बट प्योरली इमेजनरी में भी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बच्चों ये खूबसूरती है जेईई एडवांस की। देखो ज्यादा लेंथी नहीं हुआ, बट सोचना हर स्टेप पे पड़ रहा है कि ये तो पता चल गया कि ये प्योरली इमेजनरी है, बट ये पॉजिटिव है या नेगेटिव ये सोचना है अभी तो। देखो 2x - में 4 किया, अब देखो y अपने पास में क्या है x, क्लियरली यहां से डायग्राम से दिख रहा है कि ऊपर लाई करेगा, यानी नीचे वाला पार्ट जो बच्चों पॉजिटिव है, ऊपर वाला पार्ट जो 2x, यार जब 1x की वैल्यू 1 यहां पे है तो यहां पे जो ये पॉइंट Z0 है इसमें x की वैल्यू क्या होगी, वो 0 से 1 लाई करेगी। अरे यस और नो, तो जब ये 0 से 1 लाई करेगा x, तो 2x - में 4 जो वो कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ सम नेगेटिव पार्ट इनटू आयोटा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे, यहां पे, ये जो पूरा पार्ट लिखा वो यहां पे कहीं लाई करेगा, और इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है -π/2, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरे समझ में आ रही है। तो हर बार ऐसा नहीं कि जेईई एडवांस में ऐसा नहीं है कि तुम देखो क्वेश्चन को
खतरनाक से लग जाओ कैलकुलेशन लंबी लंबी करने की, समझो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन ज्यादा करनी ही नहीं पड़ती है। चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जेई एडवांस के पूछे गए क्वेश्चन थे। अब बच्चों में कुछ क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, तो पहले तुम ट्राई करना कि वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि तुम यहां तक पहुंचो तो तुमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसकी थ्योरी तुम्हें पढ़नी है, एक बार फिर से रिवाइज करना। रिवाइज क्या करोगे, जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। अब उसके बाद बच्चों इन क्वेश्चंस को एक बार बिना सॉल्यूशन देखे वीडियो को पॉज करके खुद का दिमाग लगा के सोल्व करो, तभी तो पता लग पाएगा ना कि तुम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना अभी तक आता है या नहीं आता है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन ये क्वेश्चन है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं क्या बोला है। इफ mod ak इज इक्वल्स टू 3, mod ak इज इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है कि, और केस ने बोला 1 से लेके n तक, यानी कि a1 a2 a3 इन सब का मोड अपने पास में क्या है बच्चों, ये 3 है। ठीक बात। चलिए देन ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying the equation this। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना कि वो कहां पे लाई करेंगे। तो बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो ये मैंने बोला कि 1 प्लस ये अपने पास में -1 जो उसको मैं दूसरी साइड लेके आ रहा हूं, तो ऐसा बनेगा क्या, a1z प्लस a2z स्क्वायर से लेके an z रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू -1। अरे आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन है। दोनों साइड बच्चों मोड ले लो, ये लीजिए मैंने मोड ले लिया दोनों साइड, ठीक है। अब देखो अब इनइक्वालिटीज का अपन यूज करेंगे, क्योंकि इससे को तो देखो हम सोल्व कर ही नहीं सकते, एक जीपी लिखी हुई है, कैसे सोल्व करेंगे इसको, कर ही नहीं पाएंगे। बट हाँ अपने को इतना जरूर पता है कि a1z प्लस a2z स्क्वायर से लेके an z रेज टू पावर n ये ऑलवेज लेस देन होगा। अगर मैं इनका इंडिविजुअल का मोड ले लूं तो ये लीजिए a1z प्लस a2z स्क्वायर से लेके an z रेज टू पावर n। अब an इसको क्या लिख सकते हो, मोड z1 z2 क्या होता है, मोड z1 इंटू मोड z2। तो ये सारे 3 3 3, तो ये लीजिए 3 इंटू मोड z प्लस मोड z स्क्वायर से लेके मोड z रेज टू पावर n। अब बच्चों एक बात बताना कि यहां पे टोटल n टर्म्स है और सबके सब पॉजिटिव टर्म्स हैं, तब इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब अगर मैं इसमें कुछ और टर्म्स, n को बेसिकली मैं गायब करना चाह रहा हूं, अगर मैं इसमें इनफाइनाइट टर्म्स ऐड कर दूं तो वो तो और बड़ा होगा ना। तो हम तो फिर से लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो और छोटा होगा, किससे, जब मैं यहां पे ऐसा लिख दूं मोड z प्लस मोड z स्क्वायर से लेके मोड z की पावर, सॉरी से लेके यहां तक मैंने क्या बोल दिया, इनफाइनाइट टर्म्स। मैंने इनफाइनाइट टर्म्स क्यों ली, क्योंकि अब मैं इसका सम जो बच्चों फाइंड कर सकता हूं a/1 - r से। बट एक चीज और, ये जो मैंने a/1 - r जब लगाया तो मैंने क्या मान लिया यहां पे कि मोड z जो लेस देन 1 है। अरे पता है ना तुम्हें ये वाली चीज कि अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तभी तो हम a/1 - r इनफाइनाइट सीरीज का सम जो फाइंड कर पाते हैं। तो ये लीजिए बच्चों ऐसा हो गया। अब देखो ये अपने पास में किससे ये जो इसकी वैल्यू है वो तो अपने पास थी ना, इसका मोड यानी 1 1 1, तो ये अपने पास में देखो क्या बन गया, 3 टाइम्स ऑफ mod z अपॉन 1 माइनस mod z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ mod z अपॉन mod z माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसको बच्चों इस साइड लेके आ जाओ, तो ये देखो बनेगा 3 mod z और माइनस 1 किया तो बच्चों 2 mod z माइनस 1 अपॉन में क्या आ रहा है, mod z माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसका तो अपने को पहले से ही पता था, अरे था कि नहीं, कि मोड z मैंने क्या बोला था, मोड z बच्चों मैंने क्या बोला था कि मोड z जो वो कैसा है अपने पास में। ये देखो कैलकुलेशन इसकी बच्चों एक बार और चेक कर लेना, मतलब कैलकुलेशन ठीक की है ना अपन ने। 1 माइनस में z, ये -1 इधर आया, ये माइनस, अच्छा ये 4z आएगा क्या। ये देखो एक बार इसकी कैलकुलेशन जो दोबारा से कर देते हैं, कैलकुलेशन बच्चों दोबारा से कर देते हैं। कैलकुलेशन को बड़े सोच समझ के ध्यान से करना है। ये देखो ये लिख देते 3 mod z, इसको इधर लेके आए तो -1 माइनस mod z अपॉन 1 माइनस mod z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऊपर क्या आ गया, 4 mod z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस mod z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
अब मोड जेड हमने क्या बोला था, लेस देन 1 है, यानी ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो अब ऊपर वाला पार्ट जो वो कैसा आना चाहिए, अरे बोलो ना जरा, कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो 4 mod z माइनस में 1 जो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, mod z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। तो इसका मतलब क्या होगा कि mod z जो ग्रेटर देन 4 है, mod z जो अच्छा देखो ये यहां से ये इक्वल का साइन हट जाएगा, क्योंकि देखो इक्वल का साइन कहां से हटेगा उस चीज को समझना। ये हमने जब इनफाइनाइट टर्म्स ऐड कर दी थी तो ये तो इक्वल का नहीं, तब तो इक्वल हो ही नहीं सकता ना, तब क्या होगा, तब तो mod z ये वाली जो टर्म्स है इनका सम इस वाली से तो हमेशा ही छोटा होगा ना, तो ये ग्रेटर देन का साइन बच्चों हम यहां पे लेंगे, ना कि इक्वल का साइन। अरे आई क्या बच्चों बात समझ में आई क्या, तो mod z इज ग्रेटर देन 1/4 का मतलब क्या हो गया कि एक z एक ऐसे सर्कल पे लाई करेगा जिसकी रेडियस जो 1/4 है और उसके बाहर लाई करेगा, ग्रेटर देन का मतलब बाहर लाई करेगा, तो ऑप्शन ए जो वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं, मजा आया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मैंने लिया है यहां पे, दिखने में देखो कैसे माहौल से ऐसा बना रखा है इसने बड़ा सा काफी, तो इसके बारे में अब सोचते हैं। पहली चीज तो जो बड़े बड़े ऊपर पार्ट लिखे हुए इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर बच्चों लिखना है तो इसको देखो एक बार को कुछ y लेट कर लो, तो y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ, √a। अब इनफाइनाइट टर्म्स हैं, एक टर्म को अगर कम कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो a हमने बाहर रखा और आगे वाला फिर से y, दोनों साइड बच्चों स्क्वायरिंग कर दो तो y² इक्वल्स टू ay, y की वैल्यू क्या आ गई, a। यानी ये जो पूरा इतना बड़ा माहौल लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, ये जो पूरा लिखा हुआ बच्चों क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर। अब चलिए इससे देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ट्राई करते हैं कि इन दोनों टर्म्स उनको सेम बनाने की ट्राई करो, और बच्चों सेम बना सकते हो। अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, ये √24 प्लस √25 का स्क्वायर का अंडर लिखा हुआ है पूरा पार्ट, इस चीज को समझना बस जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 5 + 2√6, तो ये बच्चों फाइनली ऐसा आ गया 5 + 2√6 होल पावर a प्लस 5 - 2√6 होल पावर, ये क्या आ गया, x² + x - 3 - x। अब देखो बच्चों x² - 3 जो था वो a के इक्वल गिवन था, इससे ये कट गया, x² - 3a। अब ये भी अपने को पता है कि 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 बच्चों दोनों का प्रोडक्ट जो वो कितना आता है अपने पास, 1। यानी इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 + 2√6। तो देखो बच्चों अब 5 + 2√6 रेज़ टू पावर a जो था उसको कुछ t लेट कर लेते हैं, तो ये आ गया t। ये बच्चों क्या बनेगा, रेसिप्रोकल 1/t इज इक्वल्स टू 10। ठीक बात, चलिए इक्वेशन बन गई t² - 10t + 1 इज इक्वल्स टू 0। t में बच्चों क्वाड्रेटिक आ रही है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया 96। और 96 को बच्चों 16 इंटू 6, 4 बाहर आया, एक 2 कैंसिल आउट, तो 5 + -2√6। चलिए t किसके इक्वल था, 5 + 2√6 रेज़ टू पावर a, तो ये एक बार बच्चों 5 + 2√6 के इक्वल, एक बार 5 यानी a की क्या क्या वैल्यूज मिलनी है, 1 and -1। बट a अंडर में आ रहा था, क्या कभी a की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका मतलब a इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया यहां से 1। अब x फाइंड करना था, तो x क्या है, x² - 3 इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल टू +-2, तो क्या c और d दोनों आंसर होंगे, नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि x जो वो भी बच्चों कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो x इक्वल्स टू +2। अब देखो इन्हीं चीजों का खास ध्यान रखना होता है, सिली मिस्टेक जो इन्हीं चक्कर में होती है। देखो अगर मान लो कि मैं a की वैल्यू -1 भी ले लेता, तो x² - 3 इक्वल्स टू -1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू +-√2। तो देखो सारे के सारे ऑप्शंस अपने पास में ऐसे गिवन थे जो कि हम कैसे ना कैसे करके इनको फाइंड कर पा रहे हैं। तो ये गलती बच्चों तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, ऑप्शंस को ध्यान से देखते हुए चलना, और जो सोल्व कर रहे हो वो एक एक स्टेप बच्चों तुम्हारा मायने रखता है कि तुम क्या उसमें लिख रहे हो। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन, लेट x y z be complex number such that summation of x + y + z equals to 2
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल्स टू 3 एंड एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चों इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। देखो अब एक चीज तो क्या माइंड में आती है कि इनका सबका एलसीएम ले लो और उनको मल्टीप्लाई वगैरह कर दो। क्लियरली दिख रहा है कि काफी डिफिकल्ट बच्चों वहां से ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक टर्म को सोल्व करके देखते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक टर्म को सोल्व करके देखते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट क्या रखते हैं कि जो एक टर्म है वो सिंपली या तो एक्स वाई में हो या वाई जेड में हो या फिर एक्स जेड में। तीनों अननोन बच्चों अपने पास में नहीं आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखो यहां से z जो है उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये देखो 1 अपॉन एक्स वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई। जेड की वैल्यू बच्चों ये डालेंगे तो ये देखो क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 करेंगे तो एक 1 बचेगा, माइनस एक्स माइनस वाई। और ये बच्चों इन दोनों में से देखो इसमें से x कॉमन ले लो तो y माइनस 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले तो y। तो ये टर्म अपने पास आ रही है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस। अरे आगे वाला सोल्व करने की जरूरत है क्या, क्या आएगा, अरे बोल दो जल्दी से, y माइनस 1 जेड माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। तो ओवरऑल ये अपने पास में ऐसा आ गया बच्चों, ये जो पूरा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्या आ चुका है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू जेड माइनस। ये पूरा एक्सप्रेशन अपने पास ऐसे। अब देखो ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 एलसीएम। तो ऊपर क्या आएगा, y माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3। ठीक बात बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड 2 था, 2 माइनस 3 किया तो कितना, माइनस 1। नीचे वाला देखो एक तो आएगा एक्स वाई जेड और क्या आएगा बच्चों, ये देखो यहां से ये अपने पास में बनेगा, देखो एक आ रहा है माइनस वाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, बेसिकली वाई जेड माइनस वाई माइनस जेड प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 1 से। तो एक टर्म आएगी माइनस समेशन ऑफ एक्स वाई यानी एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। और बच्चों क्या आएगा, और क्या आएगा, एक आएगा प्लस में समेशन ऑफ एक्स यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक लास्ट में माइनस वाई, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब चलिए इसकी वैल्यू देखो, एक्स वाई जेड अपने को पता है बट समेशन ऑफ एक्स वाई तो पता ही नहीं, वो कहां से पता चलेगा, यहां से बच्चों समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन x वाई। समेशन x 2 था तो 4 इज इक्वल्स टू ये 3 है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ समेशन x वाई। तो ये लीजिए समेशन ऑफ x वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है बच्चों, 1 अपॉन। ये सब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये सब सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखो माइनस 1 एक्स वाई जेड 4 एक्स वाई 1 अपॉन 2 समेशन ऑफ x 2 माइनस 1। तो ये कितना आ रहा है, माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 9। तो यही बच्चों इसका फाइनल आंसर होगा माइनस 2 अपॉन 9। क्लियर फंडा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन ये देखो बच्चों, एक अपने पास में इक्वेशन गिवन है px, एक पॉलिनोमियल गिवन है इस टाइप से और इसके रूट्स के बारे में बताना है कि इसके रूट्स जो वो कैसे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में भी देखो क्लैरिटी आनी चाहिए कि इसकी अप्रोच जो वो कैसे क्या हो सकती है, कैसे इसकी स्टार्टिंग अपने को करनी चाहिए। तो जब भी देखो इस टाइप से अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में देखो अपने पास में 4 फैक्टर है, तो जब भी 4 फैक्टर वाला आता है तो हमेशा ट्राई करो बच्चों कि उनमें 2 टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कैसे ना कैसे करके दूसरी 2 टर्म्स के प्रोडक्ट का सिमिलर हो। तो देखो कैसे, अगर मान लो कि मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो एक टर्म आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो वही काम पहले कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको मल्टीप्लाई किया तो बच्चों साथ में 3 और इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस। अब इसके रूट्स के बारे में अपने को बताना है कि इसके रूट्स वो कैसे होंगे। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो उसको एक बार t लेट कर लो और t के बारे में समझ लेते हैं कि t क्या होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, दैट मीन्स
t इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। क्लियर फंडा? चलो अब देखो ये वैल्यू अगर यहां पे डाल दें तो t प्लस 3 इंटू टी माइनस 12 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। t में क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आ गई क्या? मेरे को आ चुकी है, देखो टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 36 यानी माइनस 136 इज इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों सोल्व कर देते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस माइनस 4, इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये आ गया 544 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना बनेगा? 625 यानी 9 प्लस माइनस 25 बाई, तो t इज इक्वल टू देखो एक तो आ रहा बच्चों अपने पास में 17 और एक क्या आएगा -16/2 -8। ये t की दो पॉसिबल वैल्यूज अपने पास आ रही हैं, जबकि हमने क्या बोला था कि t जो -4 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल होगी क्या? नहीं। तो t की बच्चों a की वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या? 17। और जब t की वैल्यू यहां पे 17 डालेंगे तो x की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2 वैल्यू मिलेंगी। इसका मतलब बच्चों इसके 2 रियल रूट आएंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक बाई क्वाड्रेटिक लिखे तो उसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स तो पहले से ही पता है। n डिग्री की इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या आते हैं? n। तो इसके टोटल 4 रूट्स आने थे, उनमें से 2 हमने बता दिए कि रियल है, तो बाकी के 2 जो कैसे होंगे? इमेजनरी। इमेजिंग नहीं, ये इमेजनरी है ना, इमेजनरी रूट्स। 2 रियल एंड 2 इमेजनरी रूट्स। क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, क्वाड्रेटिक का ही एक बहुत अच्छा और शानदार सा सवाल है बच्चों। सारी चीजों का इसमें तुम्हें बैलेंस लेके चलना। देखना ध्यान से, क्या बोला गया कि एक 2 क्वाड्रेटिक है। अब बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n सच दैट a यूनियन b हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तो रूट्स हम फाइंड कर लेते हैं ना, रूट्स फाइंड कर लेते हैं। रूट्स देखो जरा क्या आएगा। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 माइनस 4 ऐसी करेंगे तो बच्चों ये क्या आ रहा है? 8m प्लस 8। खुद से बच्चों इसको सोल्व करना है। ये -2 लिखा हुआ है, खुद से सोल्व करना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है डायरेक्टली, पहले खुद से सोल्व करो। खुद का दिमाग लगाओगे तभी मजा आएगा बच्चों। x इज इक्वल्स टू 1 माइनस m प्लस माइनस, ये क्लियरली दिख रहा है कि m प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी क्या यहां से? प्लस लिया तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, 3 प्लस 1 4/2 किया तो 2, माइनस लेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 3 यानी कि -2, तो ये -1 प्लस m बनना, -1 प्लस m। ये फर्स्ट वाली दोनों इक्वेशन। पहले तो हम रूट्स फाइंड करते हैं, उसके बाद की कहानी आगे बाद में समझेंगे, ठीक है? चलो अब यहां पे इसके भी देखो रूट्स जो फाइंड कर दो तो क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -4m प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2a करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू m माइनस 1। ठीक बात? चलो -m प्लस माइनस ये क्या लिखा हुआ है? m माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m माइनस। चलो आगे फर्दर देखो, एक बार प्लस लेंगे तो क्या होगा बच्चों? -m और प्लस m कैंसिल आउट यानी -2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1/1 माइनस m। x इज इक्वल टू 1/1 माइनस m। दूसरा क्या आएगा? जब नेगेटिव लेंगे तो आएगा बच्चों -2m प्लस 2। इसमें से अगर -2 बाहर ले लोगे तो ये बचेगा m-1/2 इंटू यानी कि -1। ये अपने पास में सेकेंड इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब समझो बात को, इसने बोला कि A में, सेट A में ये 2 एलिमेंट है, सेट B में ये 2 एलिमेंट है। अब इसने क्या बोला कि A यूनियन B में एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, जबकि अभी कितने हैं? 4 एलिमेंट्स। तो बच्चों एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट करो टर्म पे। वो कब आएगा? जब इनमें से कोई 2 वैल्यू जो वो एक जैसी हो जाएं। तो कोई 2 वैल्यू देखो कैसे कैसे एक जैसी होंगे। देखना सारे केस बच्चों में ले रहा हूं। इसके दोनों रूट्स मान लो कि इक्वल हो जाए, इसके दोनों रूट्स इक्वल हो जाए यानी कि 2 इक्वल्स टू -1 माइनस n। तो यहां से m जो है उसकी वैल्यू अपने पास में क्या आ गई? ये उस साइड चला गया और ये साइड -3। m की वैल्यू जब -3 लेंगे तो ये भी 2, ये भी 2, तो a की वैल्यू आई ना 2 और 2 रूट यहां से, टोटल कितने हो गए बोलो? अरे जल्दी बोलो, 3 वैल्यूज हो गए, 3 चाहिए थे। केस 2
दूसरे वाली जो इक्वेशन है इसके दोनों रूट इक्वल हो जाए, तो 1/1 माइनस m इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से बच्चों m जो उसकी वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, 2। तो m की वैल्यू जब 2 लेंगे तो देखो क्या क्या, m की वैल्यू 2 लेके देख लो तुम, तो ये लीजिए यहां से वैल्यू मिलेगी 2, यहां से वैल्यू मिलेगी -3, यहां पे 2 लिया तो यहां पे -1, तो ओवरऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी मिली, 3 मिली। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका कोई एक रूट जो वो वही आ जाए जो इसका एक रूट है, तब भी तो 3 डिस्टिंक्ट मिलेंगी। तो एक बार पहले ये बोल देते हैं कि जो 2 है उसकी वैल्यू बच्चों 1/1 माइनस m के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बनेगा, ये 2 कब बनेगा बच्चों, जब m की वैल्यू जो कितनी आई 1/2। तो m की वैल्यू जब 1/2 लोगे तो देखो वैल्यूज क्या क्या आएंगी, ये यहां से एक 2, यहां पे क्या लिया हमने 1/2, तो ये आ गया -3/2, फिर यहां पे m की वैल्यू हमने 1/2 ली थी तो ये 2, और ये लीजिए -1। तो ओवरऑल 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अपने को यहां मिल रहे हैं। और देखो ये 2 जो वो इसके इक्वल कर दिया, अब ऑब्वियस सी बात है कि 2 -1 के तो इक्वल हो नहीं सकता। एक बार बच्चों ये जो -1 प्लस m है, -1 प्लस m, इसको भी दोनों के इक्वल कर दो एक बार -1 के, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई 0। तो m 0 लेंगे तो देखो 2 -1 एंड 1, अगेन 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एक केस बच्चों क्या होगा, जब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो, यानी कि -1 प्लस m इज इक्वल्स टू 1 माइनस m इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस m। तो -1 माइनस m स्क्वायर जो उसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1, तो -1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई +-1/√। ये बच्चों 5 केस, ये जनरली हर बच्चा कर देता है, जो लास्ट में एक केस भूलते हैं उस पे कंसंट्रेट करना है। इसने बच्चों कहीं पे भी ऐसा बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, अगर वो टर्म यूज करता क्वाड्रेटिक तब तो इसके फाइनल आंसर हो जाते, बट इसने ये टर्म कहीं पे भी यूज नहीं किया कि ये क्वाड्रेटिक होनी चाहिए या फिर ये क्वाड्रेटिक। तो अगर मान लो कि ये क्वाड्रेटिक ही ना रही, अगर ये इक्वेशन लीनियर बन गई, तो यहां से तो m की एक की वैल्यू आएगी ना, और सिमिलर वे में यहां से कितनी वैल्यू आएंगी x की, सॉरी यहां से एक वैल्यू, यहां से 2 वैल्यू, तो अपने आप ही 3 हो गई। तो इसको 0, ये 0, इसको क्वाड्रेटिक मतलब बताओ, तो m जो उसकी वैल्यू 1 ले लो, m की वैल्यू अगर 1 ले ली तो x की वैल्यू यहां से देखो -1, और m की वैल्यू अगर 1 लोगे तो ये क्या आ रहा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू 2 एंड -2। तो ओवरऑल क्या आई 2 -2 -1, अभी भी तो 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गए, तो एक आ गया m इक्वल टू 1। अब टोटल बच्चों m की ये तीनों वैल्यू काउंट कर लोगे, m की टोटल कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो m की टोटल बच्चों 7 वैल्यूज अपने पास में ऐसी पॉसिबल होंगी जिससे कि a यूनियन b जो वो अपने को क्या मिलेगा 3 मिलेगा। a यूनियन b बच्चों अपने को कितना मिलेगा 3। क्लियर फंडा, कोई डाउट नहीं किसी टाइप का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो एक बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर विच xy - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। देखो बच्चों समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। इस टाइप के क्वेश्चंस में अपनी जो मेन अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तुम ट्राई करो हमेशा। क्या बनाने की ट्राई करोगे परफेक्ट स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। देखो ये बच्चों इसका पहले स्क्वायर किया तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14xy इज इक्वल्स टू क्या आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर इधर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे बनेगा बच्चों, x प्लस में y का होल स्क्वायर बन सकता है, उसके लिए इधर xy चाहिए 2xy चाहिए, तो ये जो माइनस का 14 है इसमें से 2 बच्चों इधर हम लेके आ जाते हैं। दो वे से बच्चों तुम यहां से इसको कर सकते हो, या तो इधर -2xy दोनों साइड ऐड कर दो, या फिर दोनों साइड में प्लस का 2xy जो वो ऐड कर दो। कुछ रटना नहीं है कि यही करना है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो सपोज प्लस 2xy अगर ऐड करें तो क्या बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 12xy प्लस में यहां पे देखो स्क्वायर करें तो क्या चाहिएगा 36 इज इक्वल्स टू ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। क्लियर। तो ये जरा देखो कि क्या हो रहा है अपने पास में। अच्छा यहां पे चाहिए वैसे अपने को कितना था 49, तो ये लीजिए 13 और यहां पे हमने ऐड कर दिया, तो ये यहां से आ रहा है xy - 6 का होल स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
दोनों साइड स्क्वायर बना चुके हैं हम। इससे क्या आ गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। अब देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 13 बच्चों कब कब आ सकता है, जब ये 13 हो ये 1 हो, जब ये माइनस 13 हो ये माइनस 1 हो, जब ये अपने पास में कितना है 1, ये 30, ये माइनस 1, ये माइनस 30। तो ये चार पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है अपने पास में। चारों बच्चों यहां पे हम सोल्व कर करके देखेंगे कि जैसे देखो एक वाले का एग्जांपल मैं दे देता हूं, अगला तुम्हें खुद करना है, बाकी के खुद से करने हैं बच्चों। ये ऐसा हो जाए कि हमने क्या बोला बच्चों कि इसकी वैल्यू जो वो तो 13 हो जाए फर्स्ट वाले ब्रैकेट की और दूसरे की 1। तो दोनों को देखो एक बार अगर ऐड करोगे तो x प्लस वाई 7 आ गया और दोनों इक्वेशन को बच्चों सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर यहां से क्या है, x, y का जो ऑर्डर्ड पेयर आया वो क्या आया 4,3 और 3,4, जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलर वे में बच्चों तुम्हें क्या करना है, एक बार -13 -1, एक बार 113 और एक बार -1 -13 लेके देखना है। एक दो ऑर्डर्ड पेयर अपने पास में यहां से ऐसे भी होंगे कि ये चीज अपने पास में, इसको ध्यान रखना है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये पॉसिबल हो कि इसकी वैल्यू -1 आ जाए, इसकी -30, ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। तो सारी चीजें बच्चों अपने को चेक करते हुए चलना। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोला गया, सी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक फंक्शन एफ हमने डिफाइन कर रखा कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल नंबर्स ना, इसका डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर और कोडोमेन और रियल नंबर्स is defined by f of z is this, then we have to find the minimum value of f of z and mod z जो बच्चों देखो कितना गिवन है यहाँ पे 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो अब अप्रोच अपनी क्या रहनी चाहिए कि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो है कि देखो यहाँ पे mod z जो 1 गिवन है, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों लेट करो पोलर फॉर्म में जिसका मॉड्यूलस जो वो क्या है 1। तो डायरेक्टली बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, z जो वो हो गया e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, या फिर इसको बोल सकते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं f ऑफ z में अपने पास में क्या लिखा है। f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहां पे z क्यूब यानी e रेज़ टू पावर आयोटा 3 थीटा माइनस e रेज़ टू पावर आयोटा 3 थीटा माइनस e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2, ऐसा आ गया बच्चों फंक्शन। चलिए अब देखो यहाँ पे e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा जिसको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से को ओपन कर दो, तो ये देखो ओवरऑल क्या क्या बनेगा। यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट आएगा वो बच्चों क्या आएगा, cos 3 थीटा आएगा, यहाँ से क्या आएगा अपने पास में एक cos थीटा भी आएगा और साथ में एक लिखा प्लस 2, प्लस इमेजनरी पार्ट बच्चों क्या आया, यहां से देखो sin 3 थीटा और यहां से अपने पास में क्या आएगा sin थीटा। ये f ऑफ z आ गया। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसका मॉड्यूलस बच्चों क्या होगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। तो ये लीजिए cos 3 थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया sin 3 थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए आगे समझते बच्चों, इसको ओपन करते हैं। ये देखो cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा कितना बनेगा 1। सिमिलर वे में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन क्या बनेगा 1। एक यहां से 2 का स्क्वायर जो वो क्या बनेगा 4। इसके अलावा जरा देखो कौन कौन सी टर्म्स बची बच्चों, यहां से आ गया एक -2 cos 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां से क्या बनेगा 2 साइन 3 थीटा इंटू में साइन थीटा, ऐसा। इसके अलावा देखो और टर्म्स बच्चों अपने पास में, इसके अलावा और टर्म्स जो वो क्या आएंगे, यहां से एक बनेगा -2 सॉरी ये यहां से मल्टीप्लाई तो -4 cos थीटा और एक टर्म बनेगी बच्चों अपने पास में 4 cos 3 थीटा, ऐसा आ रहा देखो जरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये सारी चीजें अपने पास आ गई। तो चलिए इसको आगे देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो f ऑफ z जो वो अपने को क्या मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म यहां से आ गई 6 -2। ये देखो बच्चों -2 कॉमन लिया तो cos a cos b प्लस sin a sin b एंड दैट इज cos ऑफ a माइनस b। तो cos ऑफ a माइनस b करेंगे तो ये क्या बन गया cos 2 थीटा।
क्लियर। नेक्स्ट -4 cos थीटा और एक आ गया बच्चों 4 cos 3 थीटा। चलिए अब इस पूरे को देखो हम cos थीटा की फॉर्म में लेके आने की ट्राई करते हैं। तो 4 cos 3 थीटा बच्चों क्या होता है, cos 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर से देखो आगे -2 cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और लास्ट में क्या बनेगा -4 cos थीटा एंड ये लीजिए +6। क्लियर फंडा। चलिए आगे देखो, अब टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से क्या आ रहा है 16 cos क्यूब थीटा, 16 cos क्यूब थीटा। और देखो बच्चों क्या क्या टर्म्स आएंगे अपने पास में, cos स्क्वायर थीटा की क्या टर्म्स आएंगी उस चीज को समझना। तो यहां से ये देखो ये टर्म आ रही है अपने पास में कितनी, -4 cos स्क्वायर थीटा, एक ही टर्म होगी cos थीटा की, तो ये लीजिए -4 cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा वाली टर्म पे आ जाओ, -12 -4 दैट मींस -16 cos थीटा। और कांस्टेंट टर्म बच्चों क्या आ रही है यहां से 6 + 2 8। इसकी अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू तो अंडर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है अगर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तभी तो f ऑफ z की मिनिमम वैल्यू आएगी। अरे बोलो बच्चों यस और नो। तो इसको हम एक बार f ऑफ थीटा मान लेते हैं और साथ में बच्चों इसको f ऑफ t एक मैं फंक्शन लिख रहा हूं और cos थीटा तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक बार किससे, t से। तो जरा देखो ये इक्वेशन क्या बनी, 16t क्यूब -4 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर -16 टाइम्स ऑफ t +8, ऐसा आ गया। अब इसका क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, f' क्या मिलेगा 48t स्क्वायर -16t और ये लीजिए अपने पास में क्या आ गया -16। डेरिवेटिव जहां पे 0 होगा वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो देखो फिर से अगर 16 बाहर लिया तो ये आ गया 3t स्क्वायर -4t और ये लीजिए अगेन यहां पे -4। इसको बच्चों इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको f' को क्या कर देंगे यहां से 0। तो अब देखो यहां से इसके सॉल्यूशन जो वो क्या आएंगे, t = सबसे पहले देखो यहां पे क्या क्या टर्म्स अपने पास में आएंगी, जब -b करेंगे तो 4 प्लस -b स्क्वायर किया तो ये आ गया 16 माइनस में 4 ऐसे करेंगे तो देखो 48 + 16 84, यानी उसका अंडर रूट जो वो कितना आ गया 8, बाहर था अपने पास में 4, तो 4 ± 8 डिवाइड बाई 6। तो एक बार जब 4 + 8 करेंगे तो वो देखो अपने पास में कितना आएगा 4 + 8 और नीचे वाला पार्ट जो वो भी अपने पास में कितना आ रहा है 3। तो यहां से t की एक वैल्यू आती हुई नजर आ रही है -1/2 और एक वैल्यू बच्चों इसकी कितनी आएगी 1/3। ठीक है, ये अपने पास में फैक्टर्स जो वो आएंगे ना। देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 16 हमने यहां से बाहर लिया था, ये सिंपल 16t माइनस में यहां पे लिखा t लिखा ना 80, एक 16 यहां से अगर बाहर लिया, इसको देखो कैलकुलेशन को एक बार अगर फिर से देखें, ये अपने पास में ओवरऑल टर्म्स जो वो क्या आएगी, ये देखना जरा, यहां से अगर हमने 16 बाहर लिया था तो ये यहां से सिंपल t स्क्वायर बचेगा ना, t स्क्वायर 16 48 t स्क्वायर माइनस में ये देखो 8t आएगा ना, इसका डेरिवेटिव जो 8t इसका डेरिवेटिव वाला पोर्शन जो वो भी बच्चों थोड़ा गलत है, इसको देखो फिर से ठीक कर लो। ये अपने पास में आ रहा है 48t स्क्वायर -8t और ये लीजिए माइनस में आ गया 16। क्लियर। अब देखो अगेन यहां से बाहर क्या आ जाएगा, 8 बाहर आ गया तो ये बन गया 16t स्क्वायर -t और लास्ट में अपने पास में एक टर्म जो वो क्या आएगी -2 = 0। ठीक है, अब देखो इसके इजीली फैक्टर फाइंड कर सकते हो, तो इसके फैक्टर जो वो क्या क्या आ रहे हैं, एक अपने पास में ऐसा आएगा 3t - 1, एक फैक्टर देखो और क्या आएगा इसका 1/3 इसको सेटिस्फाई करेगा, ये बनेगा 1/9 मतलब 6/9 6/9 इसको अगर करेंगे तो ये कितना आ रहा है 6/9 2/3 माइनस में 1/3। अभी भी देखो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है इसमें, ऊपर से हमने इसको 16 cos क्यूब थीटा माइनस एक 12 cos थीटा था, एक था -4 cos थीटा -16 -4 cos स्क्वायर थीटा +8, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको पहले t लेट किया था हमने, तो ये अपने पास में ऐसा आया था -2 cos 2 थीटा -2 cos 2 थीटा। ये वाला एक्सप्रेशन देखो, इसको जरा फिर से देखो, ये अपने पास में था cos ऑफ a माइनस में b, ये भी ठीक है, यहां से माइनस, तो यहां से दो वैल्यू जो अपने पास में क्या आ रही है बच्चों, एक t = 2/3 आएगा और एक वैल्यू आएगी अपने पास में यहां से -1/2। ठीक है, ये दो फाइनल वैल्यूज। अब इन दोनों में से इजीली देख सकते हो, एक पे मिनिमा मिलेगा एक पे मैक्सिमा,
और देखो मिनिमा मैक्सिमा भी चेक करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू जो उसके लिए इसकी वैल्यू जो वो मिनिमम मिलेगी। तो यहाँ पे देखो ये एफ ऑफ जेड मिनिमम जो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, अंडर रूट 16 कॉस क्यूब थीटा ना, तो 16 इंटू में -1/8, ये कितना बन गया -2। उसके बाद में -4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर से देखो 1/4 करेंगे तो ये आएगा अपने पास में -1। फिर से यहां पे देखो -1/2 करेंगे तो ये लास्ट में एक बनेगा अपने पास में कितना 8, और लास्ट में एक और आ रहा है 8। तो ओवरऑल ये देखो कितना आ गया 16 माइनस में 3 जो वो 13, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू जो उससे भी चेक कर लेना 2/3, यहां पे जब डालोगे 2/3 तो वो इससे ज्यादा आएगी ना, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो कितनी आ गई अपने पास में अंडर रूट 13। क्लियर बच्चों। तो ये देखो अपने पास में सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए, काफी अच्छे क्वेश्चंस बच्चों इस सेशन में हमने देखे। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एक बार फिर से इनकी प्रैक्टिस करना, और ऑलरेडी भी बच्चों यूट्यूब पे भी तुम्हें काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑलरेडी, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक के बहुत अच्छे क्वेश्चंस के बनाए हैं। और साथ में बच्चों कुछ एक क्वेश्चंस की यहाँ पे तुम्हें एमपीपी जो मिलने वाली है, तो उन एमपीपी का अच्छे से सॉल्यूशन कीजिए, मतलब बिना सॉल्यूशन देखे पहले उनको सोल्व करना, और वहीं से कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा। बस ये चीज करना है बच्चों, सॉल्यूशन को देख के कोई भी आंसर अपने माइंड में सेट मत करना, पूरा एडवांस की प्रॉब्लम जो उसको कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट होंगे उन सारे क्वेश्चंस में, तो अच्छे से एक क्वेश्चंस को सोल्व करना। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।